यस 11th क्लास स्टूडेंट्स, बड़े एनर्जेटिक हो आप लोग। देख रहा हूँ मैं, एक जिस दिन वीडियो डालता हूँ उसी दिन मुझे लगता है कि 150-200 व्यूज उस पर आ जाते हैं। मतलब आप लोग पढ़ रहे हो और मन कर रहा है आप लोगों के लिए मैं वीडियोस बनाऊं, स्पेशल वीडियोस बना बना के डालूं आप लोगों के लिए। गुड। 10th में जो एनर्जी थी वो 11th में रखना, क्योंकि 11th में कोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। 10th का फिजिक्स मात्र 4 से 5 चैप्टरों में सिमटा हुआ, और उन चारों पांचों चैप्टरों को मिला दो तो 11th का एक चैप्टर बनता है। तो यहाँ बड़ी छलांग है आप लोगों के लिए, आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है, तो मेहनत भी उतनी ही करना है। चलिए, मैं आपको डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ा चुका हूँ, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाना बाकी है, राउंडिंग ऑफ करते हैं कैसे वो बताना बाकी है। पर जो डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ाया है उस पर जेई और नीट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा हम उसको भी सीख लें। इज इट क्लियर? जेई और नीट में क्वेश्चन थोड़ा से घुमा कर आते हैं। आपको लगता है कि इजी आते होंगे, नहीं। मैं तो आपको नीट का क्वेश्चन भी बताता हूं कि नीट लेवल पर क्वेश्चन भी कैसे घूम कर आते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास यहां पर कि यदि एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम टी, तीनों को फंडामेंटल यूनिट माने। क्या माने? तीनों को फंडामेंटल यूनिट माने, तो व्हाट विल बी द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? और वो चार ऑप्शन भी देते हैं हमको, किसका निकालना है हमको डायमेंशन फॉर्मूला? सरफेस टेंशन का। ओके। और ये क्या है? ई एनर्जी है, वी वेलोसिटी है, टी टाइम है। ठीक है। और इन्होंने जो हमको दे रखे हैं ऑप्शंस में, ये दिया हुआ ई वी टू द पावर -2 टी टू द पावर -1, टी टाइम है आपका, है ना। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ई वी की पावर -1 टी की पावर -2। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है ई वी की पावर -2 टी की पावर -2। और इसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है ई की पावर -2 वी की पावर -1 टी की पावर -3। इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए बी सी डी, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा सही होगा? हाँ सर, डायमेंशन फार्मूले में आपने ये तो सिखाया ही नहीं था। आपने तो एम एल और टी सिखाया था। यहाँ तो ये एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम की टर्मिनोलॉजी में। यही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जो आपको पता है वो थोड़ी पूछेंगे, वो पूछेंगे जो आपको पता है उसके बेस्ट, उस पर बेस्ड आप नए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करके देते हो। आया समझ में? मतलब नॉलेज वही आएगा काम का जो आपने पढ़ा हुआ है, परंतु वैसे के वैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे जो आपने पढ़े हुए हैं, थोड़े से घुमाकर पूछे जाएगा। अभी आपको सरफेस टेंशन टी जो है, सरफेस टेंशन जो है आपका, अभी मैं टी नहीं लिखूंगा क्योंकि टी टाइम का भी है। जो आपका सरफेस टेंशन है, माना कि सरफेस टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी की पावर क्या है, ए लिख दें, वेलोसिटी की पावर क्या लिख दें, बी, और टाइम की पावर क्या लिख दें, सी। और यहां पर एक कांस्टेंट यूज कर लें, मतलब सरफेस टेंशन बराबर कांस्टेंट एनर्जी की पावर ए, वेलोसिटी की पावर बी, टाइम की पावर सी। अब अगर हम ए बी सी पता कर लें तो टेंशन खत्म। और ये जो कांस्टेंट होता है वो डायमेंशन लेस रहता है। ओके, सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने पढ़ाया है। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या होता है? सरफेस टेंशन क्या होता है आपको पढ़ाया है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है। अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है आपका, वो सोचें। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है एम एल टी टू द पावर -2, और लेंथ का क्या है, एल। तो एल से एल कट जाएगा तो एल की पावर क्या हो जाएगी आपकी, 0। तो आपका जो एलएचएस है, जो आपका एलएचएस है, एलएचएस में आप क्या लिख सकते हो? अब लिख सकते हो एम की पावर 1, एल की पावर 0, टी की पावर -2। ठीक है। आप इधर की बात करते हैं। कांस्टेंट तो रहने दो, अपने को उससे क्या लेना देना बेचारे से। एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, वो पूरे पे क्या लिख दो, ए। फिर क्या है आपका वेलोसिटी, वो कितना होता है, एल टी टू दी पावर -1, पूरे की पावर क्या लिख दो, बी।
और टाइम का t और t की पावर क्या लिख दो c। ओके, अब आप क्या करेंगे, इधर देखें, m m m केवल एक ही जगह है, और अब m की पावर क्या बची आपकी a। अब l की पावर क्या हो जाएगी 2a, कितना होगा 2a, यहां से आएगी b प्लस b, और यहाँ l है ही नहीं, चलो बहुत ही बढ़िया। और टाइम, टाइम यहाँ कितना है -2a पावर है, यहाँ कितनी है -b, और यहाँ क्या है +c, और इधर m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर -2। अब इधर के डायमेंशन उधर के डायमेंशन इक्वल दिख रहे हैं, मतलब इनकी पावर्स भी क्या होगी इक्वल होगी। तो a इक्वल टू कितना आ गया आपका 1। वेरी गुड, मतलब एनर्जी की पावर क्या आएगी आपकी 1 आएगी। ठीक है, हम देखते हैं एनर्जी की पावर 1 किस में लिखी, 3 में लिखी, फंस गए। अगर एक में लिखी होती तो हम इसके आगे सॉल्व ही नहीं करते। अगर इन चार ऑप्शनों में से एनर्जी की पावर एक, इस पे 2 होती, इस पे 3 होती, इस पे 4 होती, इस पे 1 होती, तो हम केवल पहले ऑप्शन को ही देख के समझ जाते कि यार दूसरा क्यों निकाले, पर अब निकालना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अब हम यहाँ देखते हैं, ये क्या लिखा है 2a प्लस बी पावर, और उधर कंपेयर करो कितना है 0, और a की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू कितना है 0, तो b बराबर कितना हो जाएगा आपका -2, b बराबर -2। चलो -2 देखते हैं, तो v की वैल्यू v पे कितना होना चाहिए -2 यहाँ पे भी और -2 यहाँ पर भी। अरे बाबा रे बाबा, फंस गए, अपने को c भी निकालना पड़ेगा। चलो निकाल लेते हैं हम लोग, चलो b आ गया हमारा। अब c की बात करते हैं, यहाँ देखें यहाँ कितना है -2a माइनस बी प्लस सी, तो -2a कितना है आपका, अरे वाह 1, माइनस बी कितना है -2, गुड, प्लस सी, गुड, इक्वल टू इक्वल टू उधर जाके देखो टी की पावर कितनी है -2, तो इधर क्या आना था -2, क्या आना था -2। अब ये -2 यहाँ पर आ गया, -2 प्लस सी इक्वल टू -2, ये दो तो आपस में ही मर गए भाई, तो सी बराबर कितना आ गया -2। अब सी बराबर -2, ये है -2। आप देखो आपके पास ए बी सी तीनों है, तो आप क्या लिख सकते हो, सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला के इक्वल टू ई की पावर ए की वैल्यू कितनी है 1, फिर वी की पावर कितनी है आपके पास बी कितना है -2, टी की पावर कितनी है बेटा आपके पास सी की वैल्यू कितनी है -2। इस आंसर को मिलाओ, कहाँ मिल रहा है 1 -2 1 -2 तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट है। समझ में आया क्वेश्चन? थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव में जाते हैं, थोड़ा सा घुमाव आता है, बाकी तो फिजिक्स वही है जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, फॉर्मूलास वही हैं, मेथड थोड़ी सी आपके दिमाग की लगाना पड़ेगी। चलिए एक और क्वेश्चन आप करिए, ये नीट में आया था 2015-16 में कहीं पे। ओके, हम लोगों की एक बुक भी है हमारे पास बीकेजी क्लासेस की, जिसमें हमने 30-35 साल के जो न्यूमेरिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसकी बुक्स बनवाई है। छापते तो हम हैं नहीं, अरिहंत पब्लिकेशन वालों से बोलकर बीकेजी के बिहाफ पर बनवाई हुई है, और हम लोग देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कोर्स करवाते वक्त। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक डायमेंशन फॉर्मूला आया कि 1/रूट म्यू नॉट अपसाइलन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, ये क्वेश्चन आया। इसके 4 ऑप्शन अभी नहीं लिखता मैं, ये किससे हो जाएगा ध्यान से सुने, या केवल ऐसा लिख दिया कि 1/म्यू नॉट अपसाइलन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होगा, 1/म्यू नॉट अपसाइलन नॉट का कितना होगा। एक बार उन्होंने पूछ लिया म्यू नॉट अपसाइलन नॉट की पावर -1 का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होगा। कंफ्यूज नहीं होना, हमने तो म्यू नॉट भी नहीं पढ़ा, अपसाइलन नॉट भी नहीं पढ़ा, ये सब 12th के टॉपिक्स हैं, परंतु मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/√म्यू नॉट अपसाइलन नॉट। अगर मैं वेलोसिटी का स्क्वायर कर दूं तो कितना जाएगा 1/म्यू नॉट अपसाइलन नॉट। अगर ये आपस में इक्वल है तो मतलब डायमेंशनली भी इक्वल है, तो इसका डायमेंशन ना निकालते हम इसका निकाल ले, और ये वेलोसिटी है, क्या है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का कितना होता है L t⁻⁻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 ⁻
टी की पावर -2 और m नहीं है तो क्या करें, m की पावर 0 लिख दें हम लोग। तो इस प्रकार से ये डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है AIPMT में आया था, 2012 में क्वेश्चन आया था। ओके, नाउ अब हमारे पास और क्वेश्चनों की और आगे बढ़े हम लोग। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है हमारे पास। एक बार क्वेश्चन दिया 2014 में AIPMT में 2014 में AIPMT में क्वेश्चन आया कि उसके लिए पूरा बोर्ड लगेगा फिर से मुझे, तो मैं पहले रफ कर दूं, आप लोगों को थोड़ा सा इजी रहेगा। पहले आप करेंगे ना इस क्वेश्चन को, जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं इसको पहले आप करेंगे पॉज करके, और अगर आपसे बन जाए तो बहुत बढ़िया, और नहीं बने कोई बात नहीं। बीके जी हरिओम सर जिंदाबाद। चलिए, तो क्या कहा गया है, F फोर्स है, V वेलोसिटी है और T टाइम है, और आपको डायमेंशन फॉर्मूला M का लाना है। आपको डायमेंशन फॉर्मूला मास के लिए लाना है फोर्स वेलोसिटी और टाइम की टर्मिनोलॉजी में। अब आपको डायमेंशन फॉर्मूला किसका लाना है, मास का लाना है, वो भी किसकी टर्मिनोलॉजी में, फोर्स वेलोसिटी और टाइम। शुरुआत वैसी ही करेंगे हम लोग जैसे पहले वाले क्वेश्चन में करी थी हमने। क्या करेंगे, हम ऐसा कहेंगे m मास m प्रोपोर्शनल टू f टू द पावर a, v टू द पावर b, t टू द पावर c, लिख दिया हमने। फिर हम यहाँ क्या कर देंगे, इसका डायमेंशन फॉर्मूला तो m है, बाकी तो कुछ है नहीं बेचारे के पास, मतलब इसके पास लेंथ है नहीं, इसके पास टाइम है नहीं, केवल मास है। इधर कांस्टेंट यूज करते हैं। अब क्या है, फोर्स, फोर्स का डायमेंशन होता है m l t टू द पावर -2, m l t टू द पावर -2, और पूरे की पावर क्या लिखना, a। वेलोसिटी का डायमेंशन, देखिए ये वही वीडियो देखें, वही बच्चे वीडियो करें, वीडियो से क्वेश्चन करें जिन्होंने मेरा पहला डायमेंशन फॉर्मूला वाला देख रखा हो। वेलोसिटी, वेलोसिटी का कितना होता है, l t टू द पावर -1, उस पूरे की पावर क्या हो जाएगी, b। और टाइम, टाइम का तो t ही होता है भाई, t की पावर कितनी हो जाएगी, c। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम k को छेड़ते नहीं हैं, अच्छी बात नहीं है। m, m की पावर कितनी है टोटल यहां से वहां तक, m की पावर a, इसके अलावा कुछ है नहीं इधर हमारे पास। अब यहाँ पर l, l की पावर a, l की पावर b, और यहाँ l है नहीं, बहुत ही बढ़िया। और अगला हमारा पास t है, t की पावर क्या है, -2 है, यहाँ t की पावर क्या है, -b, और यहाँ t की पावर कितनी है, +c। तो अगर हम उधर से कंपेयर करना चालू करें, m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0, कंपेयर करना चालू करें, तो हम क्या करेंगे, a इक्वल टू कितना आ गया आपका 1, चलो a इक्वल टू 1 आ गया। अब a प्लस बी इक्वल टू है 0, ठीक है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, -a, और a कौन है आपका 1, तो कितना हो जाएगा, -1। समझ में आ गया, तो b बराबर कौन हो गया आपका, -1। अब यहाँ पे c से कंपेयर करो, क्या अथॉरिटी की पावर को कंपेयर करो, -2a -b प्लस c, इससे कंपेयर करो, तो -2, a कितना है आपका, a आप कितना निकाल चुके हो, 1, गुड, -b, तो b कितना निकाल चुके हो, -1, गुड, प्लस c, ओके, इक्वल टू, पावर कंपेयर करना था आपको, यहाँ पे कंपेयर करनी थी, ये जो t की पावर है इधर इतनी बड़ी है और उधर क्या है, 0 है, तो आपको 0 लिखना चाहिए था, ठीक है। तो आपको नहीं, मेरे को लिखना चाहिए था, -2 + 1 + c इक्वल टू 0, तो कितना बचेगा, -1, वो माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो c इक्वल टू कितना जाएगा, 1। अब आपके पास a है, b है और क्या है, c है, तो आपका m इक्वल टू लिखाएगा k, f की पावर a, f की पावर a मतलब 1, v की पावर b, b मतलब -1, और टाइम की पावर 1। इस प्रकार से आप रखेंगे तो आप मास को f, v और t की टर्मिनोलॉजी में लिख सकते हैं। बीच बीच में एक आधी डायमेंशन फार्मूला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था और मैं कहीं मिस कर गया आपको समझाने में, बताने में, तो सॉरी फॉर दैट, मैं उसको भी कर देता हूं आप लोगों के लिए। ओके, वो डायमेंशन फार्मूला बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, वैसे तो बहुत बाद में आता है, परंतु क्या है कि
अगर आपको कहीं दिख जाए और आप बोलो कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला, वैसे तो ढेर सारे डायमेंशन फार्मूले मैंने अभी आपको पढ़ाया ही नहीं, क्योंकि वो 12th को बिलोंग्स करते हैं, 11th की एंडिंग को बिलोंग्स करते हैं, इसलिए नहीं पढ़ते हैं। इतना ही पढ़ाओ जितना आप झेल पाओ, ठीक है। तो आपको एक फार्मूला बताया जाए, एनर्जी ई इक्वल टू होता है हाफ के टी स्क्वायर। टी क्या है? टेम्परेचर है। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। क्या है आपकी? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इन 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये क्या है? किसी भी गैस के मॉलिक्यूल की 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी होती है, वो फॉर्मूला है। हाउ मच एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल हैव इन 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये बाद में देखना भाई, यहां मत पूछो आप मुझसे। तो E इक्वल कितना हो जाएगा आपका? हाफ। ये जो K है, सॉरी ये जो K है, इसको बोला जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या कहा जाता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो हमको इस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का लाना। और T क्या है? टेम्परेचर। T क्या है? टेम्परेचर। टाइम नहीं है यहाँ पर, T टाइम नहीं है यहाँ पर। तो एनर्जी E का डायमेंशन फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। कांस्टेंट का होता नहीं है तो हम टेंशन लेंगे नहीं। और टेम्परेचर कहाँ आएगा? नीचे, तो इसका होता है थीटा। तो थीटा स्क्वायर नीचे आ गया, तो किसका निकल आया? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। तो कितना हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 थीटा की पावर -2। इस प्रकार से आपका ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका निकल आया? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और है, वो 2006 में AIPMT में आया हुआ है, 2006 में पूछा हुआ है। बहुत पुरानी क्वेश्चन सामने दिखाई दे रहे हैं, कोई बात नहीं, परंतु कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन हैं, करते आना चाहिए हम लोगों को। तो देखते हैं, चलते हैं हम लोग, लाते हैं कि वो कैसे क्या होगा। चलिए इसको रफ करते हैं, एक क्वेश्चन और आपको कॉम्पिटिटिव का करवाते हैं, फिर हम आपको अगले टॉपिक सिग्निफिकेंट की तरफ भगा ले चलेंगे, है ना। ज्यादा क्वेश्चन अभी नहीं करवा पाएंगे क्योंकि लॉकडाउन है, परंतु कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन ना करवाएं तो ऐसा लगेगा कि सर कॉम्पिटिटिव लेवल का नहीं पढ़ा रहे। अरे दिक्कत बहुत है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव के लिए टाइम चाहिए होता है, 80+B/T+C ये है। और कहा गया है कि ए बी और सी के डायमेंशन फॉर्मूला लाइए। ए बी और सी तीनों कांस्टेंट है, और उधर v क्या है? आपकी वेलोसिटी है। v क्या है? आपकी वेलोसिटी है। तो आपको ए बी और सी का डायमेंशन फॉर्मूला लाना है। अब इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी काम देगा। क्या देगा? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सबसे पहले देखें आप लोग कि ये टाइम में कुछ जुड़ रहा है। हाँ जुड़ रहा है। कौन जुड़ रहा है? सी। तो टाइम में टाइम ही ऐड होता है, मतलब जो सी का डायमेंशन फॉर्मूला है सबसे पहले निकल आया। सी का डायमेंशन फॉर्मूला होगा केवल टी। चलो ठीक है। अब बात आती है इधर, ये भी वेलोसिटी होगा, ये भी वेलोसिटी होगा, क्योंकि वेलोसिटी में वेलोसिटी जुड़ती तो ही वेलोसिटी मिलती है। समझ में आ रहा? लीटर में लीटर को ही ऐड किया जा सकता, किलोमीटर में किलोमीटर को ही ऐड किया जा सकता है, किलोमीटर में लीटर को ऐड नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार यहां पर जैसे मैंने उस दिन बताया था 6 लीटर दूध और 1 लीटर पानी, 6 लीटर मिल्क और 1 लीटर वाटर मिक्स करोगे तो 7 लीटर ही बनेगा, लीटर ही बनेगा, लीटर में ही बोला जाएगा। इसी प्रकार ये वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी, तो ये भी वेलोसिटी होगी। तो जो ए टी है इसका डायमेंशन फॉर्मूला वेलोसिटी के डायमेंशन फॉर्मूले के बराबर होगा, और वेलोसिटी का होता है एल टी टू द पावर -1। ये टाइम नीचे आएगा, यह टाइम नीचे आएगा, तो ए इक्वल हो जाएगा एल टी टू द पावर -1 अपॉन टी। तो ये हो जाएगा एल टी टू द पावर -2। चलिए गुड लक, आपने किसका ले आए हैं डायमेंशन फॉर्मूला? ए का भी ले आए। ए का कितना आया है? एल टी टू द पावर -2। ओके, आप ध्यान से देखें, जो b अपॉन ये पूरा टाइम है भैया, b अपॉन ये पूरा क्या है? टाइम है, इक्वल टू कितना आना चाहिए? वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि ये पूरा टर्म वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एल टी टू द पावर -1। तो ये t इसमें क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो b का डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो जाएगा? एल टी टू द पावर -1 इंटू टी। तो कितना हो जाएगा आपका?
बी का डायमेंशन फॉर्मूला केवल एल, क्योंकि टी की पावर -1 टी की पावर +1 से मल्टीप्लाई होगी तो कैंसिल हो जाएगी, तो बी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना आया, केवल एल। बस इसको ऑर्डर में लिख लेना, पहले ए का, फिर बी का और फिर सी का, तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ढेर क्वेश्चन है हमारी बुक में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आपको करवाना भी चाहिए, परंतु अभी अभी शुरुआती दौर में आपको हम वीडियो लेक्चर्स में ज्यादा नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि वीडियो लेक्चर को बनाना इतने जीबी में बनता है, फिर उसको कंप्रेस करना, फिर उसको अपलोड करना, बहुत ही समझ सकते हो। इनडायरेक्टली यही कहूंगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको बीकेजी ज्वाइन करना पड़ेगी। चलिए कोई बात नहीं, अभी तो हाल फिलहाल हम लॉकडाउन में चल रहे हैं, तो लॉकडाउन के कॉन्सेप्ट। अब सबसे क्वेश्चन वो क्या आ रहा है आपका, सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या आ रहा है यहाँ पर, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये क्या है, व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स, एनीबॉडी? समझिए, यहां पर लिखा हुआ है एक नंबर 2.3। ओके, ये मैंने क्या कर, एक स्केल ली, आपके पास स्केल है, ठीक है, स्केल से मैंने कहा कि यार ये एक चौक के टुकड़े की लंबाई नापो, तो एक बच्चे ने बोला 2.3 और दूसरे बच्चे को कहा तो बोलता सर ये नहीं, ये 2.4 है। एक बोलता है 2.3 है, एक बोलता है 2.4 है। तो यहां पर क्या है कि जो लास्ट डिजिट है वो डाउटफुल डिजिट है। क्या है, डाउटफुल डिजिट है। अगर उसने स्केल नहीं ली हुई है और वर्नियर कैलिपर्स लिया है, क्या लिया है, वर्नियर कैलिपर्स, तो वर्नियर कैलिपर्स और ज्यादा एक्यूरेट मेजर करेगा, ठीक है। उसने उसने रीडिंग मेजर करी 2.36 और दूसरा बच्चा बोल रहा है नहीं सर 2.34 है, तो यहां पर लास्ट नंबर क्या हो जाता है, आपका डाउटफुल नंबर है। क्यों, क्योंकि एक बच्चा कुछ और रीडिंग बता रहा है, एक बच्चा कुछ और बता रहा है, आगे तक का सबका सही है, पर आखिरी डिजिट क्या हो जाता है आपका, ये डाउटफुल होता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम यही बताते हैं कि कितने हमारे नंबर मतलब करेक्ट हैं और कौन सा नंबर डाउटफुल है। तो हम क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स में एक्यूरेट नंबर जो है, करेक्ट नंबर प्लस लास्ट डाउटफुल नंबर तक को लेते हैं। ओके, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में मेजरमेंट करने की क्षमता ही नहीं है, इस तो उन जीरो को हमको हटाना पड़ता है। खास तौर से जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उस वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के वक्त काम आएंगे। जब आप दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना होगा, दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर के वक्त सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान रखना होगा। ऐसे में समझाने की कोशिश करूंगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, तो उसके रूल्स बताता हूं मैं आपको, किन किन जीरोस को आपको सिग्निफिकेंट मानना है, किस नंबर को सिग्निफिकेंट नहीं मानना है, ये सब आपको सिखा रहा हूं, परंतु उसका उपयोग जब मैं करूंगा तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके, तो सबसे पहले समझे कि व्हाट आर द रूल्स फॉर फाइंडिंग अ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने के क्या क्या नियम हैं। सबसे पहला नियम, फंडामेंटल नियम, सबको पता है, सबको पता है, जितने भी नॉन जीरो नंबर्स हैं, जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होते हैं, नॉन मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑल दे आर सिग्निफिकेंट। उनको क्या माना जाता है, सिग्निफिकेंट माना जाता है। जैसे कि नंबर लिख दिया मैंने 3 2 9, तो इसमें तीनों नॉन जीरो है, तो ये क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। केवल जीरो पर आकर टिक जाता है। दूसरा दूसरा क्वेश्चन, अगर कोई जीरो दो सिग्निफिकेंट्स के बीच में आता है, इफ अ जीरो is in between two significant figure, then it considered as significant figure। मतलब समझे, यही नंबर में 3209 ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट, तो दो सिग्निफिकेंट के बीच में कोई जीरो आएगा तो वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट माना जाएगा। तो यहाँ टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 हैं। इज इट क्लियर? और जीरो को लेके चलते हैं,
कौन सा जीरो सिग्निफिकेंट और होगा? हमने ये तो बता दिया कि वो जीरो जो दो सिग्निफिकेंट्स के बीच में हो। अगर कोई जीरो पॉइंट्स के बाद आता है, इफ जीरो कम्स आफ्टर पॉइंट एंड इट्स अ एंडिंग जीरो, इट्स अ एंडिंग जीरो, ये क्या है आपका? एंडिंग जीरो है, तो वो सिग्निफिकेंट होगा। सो इट विल बी अ सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा आपका? सिग्निफिकेंट फिगर। नहीं समझ में आया सर? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखें आप लोग, यहाँ पे लिख दिया 2.30। अब ये जीरो कहाँ है? एंड में है और पॉइंट के बाद में है। किसके बाद में है? पॉइंट के बाद में। तो ये कैसा माना जाएगा? सिग्निफिकेंट माना जाएगा। ओके, मैं अगर ऐसा लिख देता 230, तो सिग्निफिकेंट नहीं है। समझ में आ रहा है? इस नंबर में ये सिग्निफिकेंट नहीं। अगर मैं यहां कहीं पॉइंट लगा देता 0.230, तो ये जीरो क्या हो जाता? सिग्निफिकेंट। अब एक और बताता हूं, अगर ऐसा लिखा होता 2.3000, ठीक है। अब ध्यान से देखें, ये जीरो की बात करी जाए, ये एंडिंग जीरो है। हाँ एंडिंग जीरो है। पॉइंट के बाद आ रहा? हाँ सर पॉइंट के बाद आ रहा है, एंडिंग जीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर हुआ। ओके, और थ्री भी कैसा है आपका? सिग्निफिकेंट फिगर है। और दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में जितने भी जीरो आएंगे वो भी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। मतलब ये तीनों जीरो अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट होंगे? 5 सिग्निफिकेंट्स दिखाई देंगे। ठीक है। अब क्या कहा जाता है? एक और नियम है आप लोगों का कि जो इनिशियल जीरो होते हैं वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं। इनिशियल जीरो इनसिग्निफिकेंट मतलब वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। हम इनिशियल जीरो के ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए, और डोंट बी गोइंग ऑन द स्पेलिंग्स, हो जाती स्पेलिंगों में गलतियां बड़े बड़े शहरों में। सो नाउ अपन अगर यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग के जीरो जीरो होते हैं। स्टार्टिंग जीरोस जो होते हैं वो क्या होते हैं? इनसिग्निफिकेंट। समझ में आ रहा है? इनसिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इनसिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे मतलब क्या है? अगर कहीं पे लिखा है 0.0032, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। हाँ, अगर यही लिखा होता 0.000320, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि ये एंडिंग जीरो है और ये किसके बाद आ रहा है? पॉइंट के बाद आ रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट। तो जो स्टार्टिंग के जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट्स नहीं होते हैं। और इसके बाद है पावर्स के रूप में। चौथा और पांचवा आखिरी पॉइंट है हमारा। पांचवा पॉइंट है कि जो अगर किसी लिखा हुआ 2.5 इंटू 10⁴, जो 10 वाला टर्म है इसको सिग्निफिकेंट से कोई लेना देना नहीं। इस 10 वाले जितने भी टर्म होते हैं उनका सिग्निफिकेंट फिगर के कोई लेना देना नहीं है। जो आगे का नंबर होता है उसी को देख के हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बताते हैं। एक और नियम है, नंबर 6 कह सकते हो, कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए मैं नहीं जानता, परंतु बुक में नहीं लिखा है कि इसको 6 दिया जाए। परंतु यह है कि जो कांस्टेंट होते हैं जैसे पाई की वैल्यू, ठीक है, या फिर बोल्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू, ओके, गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू, तो जो कांस्टेंट है इनको प्योर नंबर कहते हैं। कांस्टेंट है, प्योर नंबर है, तो इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर कोई पूछते हैं तो इनफाइनाइट होते हैं। कितने होते हैं? इनफाइनाइट। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने निकालना सीखा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 1.5 है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 है, तो दिस इज अ फिक्स्ड वैल्यू। तो इसमें क्या ये प्योर नंबर है? जो वैल्यू फिक्स्ड है, ना तो कम होने पॉसिबल ना ज्यादा होने पॉसिबिलिटीज है, वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी प्योर वैल्यू कहलाएगी। और प्योर वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? इनफाइनाइट। मतलब आगे तक जो नंबर है वो सभी सही है, परफेक्ट है, इनफाइनाइट नंबर है वो। इज इट क्लियर? मतलब इसके बाद आप क्या कर सकते हो? 2.400000000000 लिखते जाओ और आखिरी वाला जीरो क्या होगा आपका? सिग्निफिकेंट। तो उस चक्कर में ये सब नंबर क्या हो गए आपके? सिग्निफिकेंट। इस प्रकार से आप कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मैं ये कहना चाहूंगा जो कांस्टेंट होते हैं
उनके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने मानते हैं? इनफाइनाइट। सर समझ में तो आ गया किस जीरो को काउंट करना है, किस जीरो को नहीं लेना है। हाँ, ये भी समझ में आ गया हमको कि स्टार्टिंग के जीरो को हम काउंट नहीं करते हैं, हम एंडिंग जीरो जो होता है पॉइंट के बाद का होगा तो काउंट होगा, और नॉन जीरो नंबर्स हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, और दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में जितने भी जीरो होंगे वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। नियम तो सब समझ में आ गए। अब इसको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई करते आना चाहिए। कहां अप्लाई करते आना चाहिए? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं, ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं। हमको थोड़ा सा पहले राउंडिंग सीखते हैं। इन सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज सीखना है तो थोड़ा सा राउंडिंग भी सीख ले। राउंडिंग तो आपको आता है, 1 मिनट का काम है, राउंडिंग तो बहुत अच्छे से आपको आता है। 3.27। अब अगर कहा जाए कि इसको राउंड अप करो केवल टू सिग्निफिकेंट फिगर तक, कहां तक राउंड अप करने को कहा? टू सिग्निफिकेंट फिगर तक, मतलब हमको दो ही सिग्निफिकेंट फिगर दिखाने को कहा गया है। तो ये क्या है? 5 से बड़ा है, तो आगे वाला नंबर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, तो 3.3 हो जाएगा। अगर ये 3.24 था और अगर कहा जाता कि इसको 2 डिजिट तक सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखो, तो ये 5 से छोटा है, तो आप इसको क्या करते हैं? 3.2 लिख देते हैं। ओके, पिक्चर यहां नहीं है, ये पिक्चर तो बहुत इजी है, पिक्चर में थोड़ा सा ट्विस्ट यहां है। अगर ये होता 3.25, समझ में आ रहा है? अब 5 है, परंतु इस 5 के साथ 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन 3.251 होता, ठीक है, या कोई नंबर होता, यहां क्या होता? कोई नंबर होता, एनी डिजिट 1 2 3 कोई भी नंबर होता, या फिर क्या होता? 3.250 होता, या फिर क्या होता? 3.25 लिखा होता, ठीक है ना? अभी ये पहले कैसे समझेंगे, उसके बाद में हम इवन ओड कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। क्या है वो देखें। अगर टू डिजिट, अपने को टू सिग्निफिकेंट चाहिए और 5 के बाद कोई नंबर है, तो अपने आप 5 के बाद नंबर होने के कारण ये बढ़ जाता, क्या हो जाता? ये इंक्रीज हो जाता। तो हम क्या लिख देते हैं? 3.3। क्या लिख देते हैं इसको? 3.3। अब यहां पर हम 3.3 नहीं लिख सकते, ठीक है, और यहां पर भी हम 3.3 नहीं लिख सकते। कारण समझे, ये जो राउंडिंग होती है, इस जीरो का भी हमारे पास कोई सेंस नहीं रहा। अब हमको 5 को देखना है, 5 के बाद कोई नंबर नहीं है, जीरो इज नॉट नंबर इन दिस केस। तो अब क्या करेंगे? हम आगे वाले नंबर को बढ़ाएं कि घटाएं? फंस गए आप। आगे वाले नंबर को बढ़ाएं कि घटाएं, ठीक है, या सॉरी बढ़ाएं कि एज इट इज रखें? नहीं समझ में आता। ध्यान रखें, अगर ये इवन है, ये क्या है? इवन नंबर है, तो एज इट इज रहेगा। क्या रहेगा? एज इट इज, नो चेंज। क्या होगा? नो चेंज। मतलब क्या हो जाएगा? 3.2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? 3.2 आ जाएगा। ओके, सो नाउ मैं अभी क्या आप लोगों को समझा रहा था? मैंने क्लियर समझाया था कि यदि जो आपका जो नंबर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बता रहा था आप लोगों को कि ये नंबर इवन है, ये नंबर इवन है, तो ये एज इट इज रहेगा। मैंने यहाँ लिखा भी है 3.2। परंतु यदि ये यहाँ पर ऐसा होता 3.75, 3.75, तो ये ओड नंबर है। ओके, और आपको दो ही सिग्निफिकेंट तक कहा है, अब 5 है और ये 7 है और ओड है, तो इसको एक इंक्रीज करना पड़ेगा। तो 3 पॉइंट क्या हो जाता है? ये आपका 8 हो जाता। इज इट क्लियर? कब इंक्रीज करेंगे 5 के पहले? अगर ओड नंबर है तो, और अगर 5 के पहले अगर इवन नंबर है तो इंक्रीज नहीं करेंगे, एज इट इज रखेंगे। ये नियम आपको फॉलो करना है। ओके, कई बार हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आप लोग याद रखें, बहुत सिंपल है कि इवन है, नो चेंज लिखा था मैंने, और अगर ओड है तो आप क्या करेंगे? एक नंबर उसको आगे इंक्रीज कर देंगे। चलिए, अब मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स, आपको मैंने राउंडिंग करना सिखाया। राउंडिंग तो वैसे भी आपको बहुत आता था, और मैंने जबरदस्ती आपका टाइम ले लिया। एक दो क्वेश्चंस में लेता हूं जो कभी कॉम्पिटिटिव 11th में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस ढूंढ लिए हैं मैंने जो सिग्निफिकेंट फिगर्स पे बेस्ड हैं, तो वो करते हैं अपन। राउंडिंग भी थी उसमें, सिग्निफिकेंट फिगर्स भी थे, कहीं फॉरगेट हो गए, कहीं घूम गए हैं। चलिए, तो मैं आपको जनरल वे में समझाता हूँ।
यहाँ पे कुछ नंबर लेते हैं, आपको समझना पड़ेगा कि एडिशन और एक होता है आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के वक्त हमको बहुत सावधानी रखनी है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक नंबर है आपका 7.321, ठीक है, 1.20 और यहाँ लिख दिया 1.1। अब आप इसको ऐड करिए, क्या करना है आपको, इसको ऐड करना है। तो आप कैसे ऐड करेंगे? नॉर्मली जो ऐड का तरीका है वो तो आप ऐड कर ही लेंगे, परंतु ऐड करने के बाद आपको कितने नंबरों में आंसर देना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आप ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में नंबर देंगे, आंसर देंगे, कुछ उसका रूल होगा। इसी प्रकार मैं यहाँ पर भी एक आधी नंबर ले लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया 1.1 इंटू 0.3, ओके, आपका आंसर आया 0.33। तो अब ये जो 0.33 आया है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ, जबकि एक ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो क्या आंसर लिखे जाए? यहाँ 2 सिग्निफिकेंट है, यहाँ एक है, आंसर में 2 सिग्निफिकेंट है, तो आंसर में 1 आना चाहिए कि 2 आना चाहिए? जैसे ही यहाँ पर है तो यहाँ कितना होना चाहिए? देखें हम लोग, ये जो 1 है ये 1 आ जाएगा, ये जो 2 है वो 2 हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 6.9, है ना, 9.621। अब आपको ध्यान ये देना है कि पॉइंट के बाद, ध्यान से देखें, आपको यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे काउंट करना है एडिशन के वक्त? पॉइंट के बाद। पॉइंट के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर कम से कम है? यहाँ पॉइंट के बाद 1 ही है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 है, पॉइंट के बाद 3 है, तो यहाँ पॉइंट के बाद 1 है, तो आपका पॉइंट के बाद एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए। पॉइंट के बाद कितना आना चाहिए? एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए। मैं आपको और थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ट्विस्ट करके दूं, अभी यहाँ समझाऊंगा। तो आंसर कितना आएगा? 9.6। अब यहीं पे इसी क्वेश्चन में ये 7.321 है, ये आपका 1.20 था ना, मैंने इसको लिख दिया 5.20, और यहाँ ये 1.1 था तो इसको मैंने लिख दिया आपका 7.1। अब आप इसको सम करिए तो आपका सम कितना आएगा? 126 पॉइंट, यहाँ कितना आ रहा है आपका 19। तो अब आप कितना आंसर लिखोगे? क्या एक ही सिग्निफिकेंट फिगर किसके बाद देखना? पॉइंट के बाद। यहाँ पॉइंट के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1, यहाँ कितने हैं? 2, यहाँ कितने? 3, तो मिनिमम कितना है? 1। तो आपका भी पॉइंट के बाद एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए। कितना हो जाएगा? 19.6। आंसर में भले 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, आपको वो नहीं देखना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के वक्त आपको ये देखना है कि फाइनल आंसर में पॉइंट के बाद का जो सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर द पॉइंट, वो नोटिस करना है, जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ है पॉइंट के बाद। चलिए मैं और आगे बढ़ता हूं आपको। ये तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का था। मल्टीप्लिकेशन में जो यहाँ देखिए, यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? पूरा इसको देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पर? ये केवल एक है, तो आंसर भी एक सिग्निफिकेंट में आएगा 0.3। एक डिवीजन का भी क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये लिखा हुआ है 22.33 डिवाइडेड बाय, मैंने लिख दिया 11, क्या आ जाएगा? 2.03। कितना आएगा? 2.03। अब यहां पर ध्यान से देखें कि ये कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 1 2 3 नहीं, क्योंकि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ कितने हैं? 2। यहाँ मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो आपका आंसर भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए? 2। तो आपका आंसर कितना होगा? 2.0। इज इट क्लियर? क्योंकि इसमें 2 सिग्निफिकेंट थे, तो यहाँ पे भी कितने सिग्निफिकेंट होना चाहिए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा समझाने की कोशिश की गई है मेरे द्वारा। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। और थोड़े से क्वेश्चन बुक से लगाएं, करें, ठीक है। और मैं भी अगले और पे वीडियो में कोशिश करूंगा कि और सिग्निफिकेंट फिगर पर एक आधी क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस करवा दूं। ये बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं और माइंड में कंफ्यूजन भी बहुत करते हैं। स्लिप याद रखने वाली बात है, इसमें कोई लॉजिक थोड़ी है, याद रखना है। अब जैसे 5 के पहले इवन आएगा तो हमको उसको ग्रोथ नहीं करना है। 5 के पहले अगर ओड आया है तो एक नंबर बढ़ाना है, याद रखना है, उसको रटा के रखना है, रट के रखना है। अभी यहाँ पे भी ये सब एडिशन है, एडिशन में उन्होंने एक लॉजिक दे रखा है
कि पॉइंट के बाद के सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रख के आपको आंसर लिखते आना चाहिए। और मल्टीप्लिकेशन में ओवरऑल सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान रखा जाता है कि जितने भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसमें जो सबसे छोटा सिग्निफिकेंट वाला है वो उतने ही सिग्निफिकेंट आंसर में आना चाहिए। तो दिस आर द रूल्स जो हमें याद रखना है और इसी के आधार पे क्वेश्चंस को करना है। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आऊंगा। थैंक यू।